गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक वाईफाई स्टडी विथ नंदिनी। और आज है 25th में, तो हम डिस्कस करते हैं 25th में की करंट अफेयर को। और सबसे पहले हम अपने मॉर्निंग के थॉट के बारे में बात करते हैं। देखते हैं क्या है हमारे पास। एक अवसर के लिए तैयार रहना और अपनी योग्यता पर भरोसा करना ही सफलता का मूल मंत्र है। यानी आपको अपने ऊपर पूरा भरोसा होना चाहिए अगर आप सफल होना चाहते हैं तो। और जब भी अवसर मिले तो उसके लिए तैयारी पहले से ही करिए। ऐसा नहीं है कि अवसर आ गया है तो आपने तैयारी स्टार्ट करी है। जो भी मौका मिले, आपको पता है कि आपको भविष्य में ये मौका मिल सकता है, तो उस मौके के लिए अपने आप को पहले ही प्रिपेयर करिए, क्योंकि पहले की जो प्रिपरेशन है वो आपको सफलता दिला सकती है। तो आप अपने ऊपर भरोसा करिए और जो भी मौका मिलता है उसका पूरी तरीके से फायदा उठाइए, तभी आप अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। इसी विचारधारा के साथ में, बहुत सारे पॉजिटिव एनर्जी के साथ में मैं स्टार्ट करूंगी आज की अपनी क्लास को। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस यानी इंटरनेशनल मिसिंग चिल्ड्रन डे के बारे में, जो हर साल 25 मई को मनाया जाता है और इस बार भी 25 मई को ही मनाया जा रहा है। जैसा कि हम सबको पता है कि इंटरनेशनल मिसिंग चिल्ड्रंस डे है, यानी वो बच्चे जो किसी वजह से अपने परिवार से, अपने माँ बाप से बिछड़ गए हैं, उनके सम्मान में ये दिन मनाया जाता है। और एक तरीके से मिसिंग बच्चे अपने परिवार से मिले हैं, तो उस खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए भी मनाया जाता है। ये जो दिन मनाया जाता है, ग्लोबल मिसिंग चिल्ड्रन नेटवर्क के रूप में मनाया जाता है या उसके माध्यम से मनाया जाता है। ठीक है। देखिए, इस दिन को मनाने के लिए यूनाइटेड नेशंस में एक प्रोग्राम हुआ था, यूनाइटेड स्टेट में एक प्रोग्राम हुआ था 1983 में, और उसके तहत इसको स्टार्ट किया गया था। लेकिन ऑफिशियली अगर मैं बात करूं तो इसकी स्टार्टिंग कब करी गई थी, तो 2001 में करी गई थी। और 2001 से ही हर साल हम 25 मई को इंटरनेशनल मिसिंग चिल्ड्रन डे मना रहे हैं। ठीक है। देखिए, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं नेशनल ब्रदर्स डे के बारे में या राष्ट्रीय बंधु दिवस के बारे में, जो हर साल 24 मई को मनाया जाता है। तो इस बार भी 24 मई को ही मनाया गया है। और साथ में मैं आपको बता दूं कि ये सिर्फ भाई बहनों के रिश्तों के लिए ही नहीं है, भाई भाई के रिश्ते के लिए, और साथ में ही ऐसे लोगों से आपके जो रिलेशन होते हैं, जो कभी किसी वजह से टकरा जाते हैं आपसे, आपको अपनी लाइफ में मिल जाते हैं और इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं कि जो आपके ब्लड रिलेशन है उससे ज्यादा महत्व के हो जाते हैं। तो ऐसे रिश्तों को मनाने के लिए, उनको एक महत्व प्रदान करने के लिए ये दिन मनाया जाता है। पहली बार इसको बनाया गया था 2005 में 24 मई को, और 2005 से ही हम हर साल 24 मई को ये डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। देखो, जो हम बात कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन के बारे में बात कर रहे हैं, जिसका विश्व कप स्टार्ट हुआ था कहाँ पर, कजाकिस्तान के अलमाटी में। तो कजाकिस्तान के अलमाटी में भारत की तरफ से जो महिला स्किट था, उसमें दो भारत की जो निशानेबाज थे, उनको एक को सिल्वर मेडल मिला है और एक को ब्रॉन्ज मेडल मिला है। सिल्वर मेडल जो मिला है वो किसको मिला है, तो सिल्वर मेडल मिला है गनेमत सेखो को। और उसके बाद कांस्य पदक मिला है, या जो ब्रॉन्ज मेडल है वो मिला है दर्शना राठौर को, है ना। तो भारत की ये जो दोनों महिलाएं हैं, इन्होंने मेडल जीता है। और साथ में मैं आपको ये भी बता दूं कि ये भारत का अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन में महिला स्किट के क्षेत्र में पहली बार इस तरीके का कोई मेडल या पदक भारत ने प्राप्त किया है। अच्छा, गोल्ड मेडल किसे मिला है, तो गोल्ड मेडल मिला है कजाकिस्तान की ही असेम ओरिनबे को। ठीक है। देखिए, हम बात कर रहे हैं ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप के बारे में, जिसको हर 4 साल में ऑर्गेनाइज कराया जाता है। और 1954 से ही इसको ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है। किसके द्वारा, तो इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन यानी ISSF के द्वारा। क्लियर। देखिए, डॉक्टर के गोविंदराज को अंतरराष्ट्रीय बास्केटबॉल फेडरेशन एशिया वाले ब्रांच के लिए अध्यक्ष चुना गया है। और ये किसकी जगह लेंगे, तो ये कतर के शेख सऊद अली अल थानी की जगह लेंगे, जो 2002 से ही FIBA के एशिया ब्रांच के अध्यक्ष थे। साथ में मैं आपको ये भी बता दूं कि डॉक्टर के गोविंदराज पहले से ही बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं और कर्नाटका ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं। क्लियर। फीबा VR बास्केटबॉल, जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल महासंघ बास्केटबॉल
के ग्रोथ के बारे में काम करेगा पूरी दुनिया में, और जो भी टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किए जाएंगे बास्केटबॉल से रिलेटेड, इसी जो संस्था इसी के द्वारा ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। रेफरी की नियुक्ति, कोच की नियुक्ति, खेल के नियम कैसे होंगे, ये सारा इसी के द्वारा डिसाइड किया जाएगा। ठीक है। अगर इसकी स्थापना के बारे में बात करूं तो इसकी स्थापना करी गई थी 18 जून को 1932 में, और इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के मीज में आपको देखने को मिलेगा। और इस समय प्रेजेंट में इसके अध्यक्ष कौन है, तो हमानी नियांग है। क्लियर। देखिए नेक्स्ट जो न्यूज़ है हमारे पास ताइक्वांडो के बारे में है। तो ताइक्वांडो का जो कार्यकारी समिति है उसके अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है नामदेव शिरगावंगकर को, है ना। इनको चुन लिया गया है और निर्विरोध रूप से चुना गया है, मतलब किसी ने भी इनके नाम का विरोध नहीं किया है। ठीक है। ठीक है। तो ताइक्वांडो का जो कार्यकारी समिति है उसके नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है नामदेव शिरगावंगकर को। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये एक सैनिक है, नेपाल के सैनिक है, गोरखा सैनिक है, और इनका नाम है हरिबुद्ध मागर। क्या नाम है? हरिबुद्ध मागर। जैसा कि आप ये देख सकते हैं, इनके जो पैर हैं वो असली नहीं है, कृत्रिम पैर हैं। तो इन आर्टिफिशियल जो इनके पैर हैं उसका प्रयोग करते हुए इन्होंने माउंट एवरेस्ट की फतह हासिल कर ली है, और इसके लिए इन्होंने एक रिकॉर्ड बना लिया है। साथ में आपको मैं ये भी बता दूं कि 1999 में 19 साल की उम्र में इन्होंने ब्रिटिश गोरखा जो सेना की टुकड़ी होती है उसमें शामिल हुए थे। ठीक है। और साथ में इसके अलावा इन्होंने माउंट ब्लैंक, किलिमंजारो, मेरा पीक, माउंट टुबकल की चढ़ाई भी करी हुई है। यानी कई सारे कारनामे इनके नाम पहले ही हैं, और अब इन्होंने माउंट एवरेस्ट की फतह हासिल कर ली है अपने कृत्रिम पैरों का प्रयोग करते हुए। ठीक है ना। हरि बुद्धा मागर, Gorkha soldier from Nepal scaled Mount Everest with prosthetic legs। ठीक है, यानी कृत्रिम पैरों से इन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई कर ली है। देखिए माउंट एवरेस्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि माउंट एवरेस्ट चीन और तिब्बत की सीमा पर मिलेगा, और हिमालय पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है ये। अलग अलग देशों में इसको अलग अलग नाम से पुकारते हैं। जैसे संस्कृत में इसको देवगिरी कहते हैं, और जब आप प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ेंगे तो देवगिरी का उल्लेख बहुत ज्यादा हमें देखने को मिलता है। तिब्बती में इसको चोमो लुंगमा, चीनी में चूमो लोंगमा फेंग, और नेपाली में इसको सागर माथा कहा जाता है। और हम सब ने भारत के नागरिक तेन सिंह नार्गे शेरपा और साथ में ही एडमंड हिलेरी का नाम जरूर सुना है, जो न्यूजीलैंड से बिलोंग करते थे, क्योंकि ये दो व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने पहली बार माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करी थी 1953 में। इसके अलावा जुंको ताबेई का नाम हमें पता है, जो जापान से रिलेट करती हैं और पहली महिला थी पूरी दुनिया में जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करी थी। और इसके अलावा जो हमारे पूरे विश्व के 7 कॉन्टिनेंट हैं, तो 7 कॉन्टिनेंट में जो सबसे ऊंचे ऊंचे पर्वत श्रृंखलाएं हैं उस पर भी चढ़ने वाली ये पहली महिला है, और ये रिकॉर्ड इनके नाम है। भारत के बिजेंद्री पाल के बारे में हम पढ़ते हैं, जिन्होंने 1984 में माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करी थी। और संतोष यादव को हम इसलिए याद करते हैं क्योंकि इन्होंने लगातार 2 बार माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करी थी। तो ये कुछ रिकॉर्ड हैं जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने से रिलेट करते हैं। नेपाल के बारे में बात करोगे तो नेपाल की जो स्थापना है वो शाह वंश के द्वारा करी गई थी, और ये एक लैंड लॉक कंट्री है। लैंड लॉक कंट्री का मतलब होता है कि इसके चारों तरफ आपको सिर्फ स्थल स्थल ही दिखेंगे, कहीं पर जल आपको देखने को नहीं मिलेगा। प्रधानमंत्री कौन है? तो पुष्प कमल दहल है। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल है। राजधानी काठमांडू है, और मुद्रा नेपाली रुपया है। क्लियर। देखो नेक्स्ट जो हम बात कर रहे हैं, त्रिपुरा का जो पर्यटन है, त्रिपुरा का जो टूरिज्म है उसको बढ़ावा देने के लिए बीसीसीआई चीफ, जो पहले बीसीसीआई चीफ थे सौरभ गांगुली, उनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ठीक है। त्रिपुरा सरकार का मानना है कि जो गांगुली की लोकप्रियता है उसकी वजह से पर्यटन स्थलों की ओर लोगों का ध्यान जाएगा। तो इस वजह से ही इनको जो त्रिपुरा पर्यटन है या जो त्रिपुरा टूरिज्म है उसके ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। त्रिपुरा के बारे में बात करेंगे तो जैसा कि आप मैप में त्रिपुरा को देख सकते हो, और हमारे देश का जो पूर्वी हिस्सा है, जो 7 सिस्टर्स वाला हिस्सा है, उसमें त्रिपुरा आपको देखने को मिल जाएगा। इसके पूरब में आपको असम और मिजोरम मिलेगा, और बाकी उत्तर दक्षिण और जो पश्चिमी एरिया है वो पूरी तरीके से जो बांग्लादेश है उससे जुड़ा हुआ है। यहाँ पर त्रिपुरा में आपको 8 जिले देखने को मिलेंगे, और यहाँ पर जो आबादी है वो जो
सबसे ज्यादा आबादी है वो बंगाली लोगों की आबादी है। यहाँ पर बंगाली, अंग्रेजी और एक और लैंग्वेज है जो जिसको कहते हैं कोक बोरोक, जो यहाँ की स्थानीय लैंग्वेज है वो बोली जाती है। 1972 में यानी 1972 में त्रिपुरा को एक पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। ठीक है। और राष्ट्रीय राजमार्ग 8 इस इसको जो है, जो हमारा राष्ट्रीय नेशनल हाईवे है 8, वो इसे देश के दूसरे हिस्सों से जोड़ने का काम करता है। यहाँ पर भाई बहुत सारी आपको पर्वत श्रृंखलाएं भी देखने को मिलेंगी, घाटियां भी देखने को मिलेंगी। और इसकी राजधानी अगरतला है। राज्यपाल डॉक्टर माणिक साहा हैं। मुख्यमंत्री कौन है? तो श्री सत्यदेव नारायण आर्य हैं। और पर्यटन मंत्री कौन है, यानी जो टूरिज्म मिनिस्टर है वो कौन है? तो सुशांत चौधरी हैं। ठीक है। देखिए, एक उड़ने वाली छिपकली मिली है। कहाँ पर? मिजोरम में। मिजोरम की स्थिति क्या है? तो भारत का जो पूर्वी हिस्सा है वहां पर मिजोरम आपको देखने को मिल जाएगा। तो मिजोरम विश्वविद्यालय है और जर्मनी के टुबिंगन में मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट फॉर बायोलॉजी है। इन दोनों ने मिलकर रिसर्च करा था। और इनका एक जो रिसर्च का एक पत्रिका है, यानी जो शोध पत्रिका है, उसको भी प्रकाशित किया गया है, जिसमें ये बताया गया है कि मिजोरम में उड़ने वाली छिपकली मिली है। नई प्रजाति है ये छिपकली की और इसका नाम रखा गया है गेक्को मिजोरमेंसिस। ठीक है। अच्छा, मिजोरम का जो जो कोलासिब जिला है वहां पर वन्य जीव अभ्यारण्य है, दंपा टाइगर रिजर्व है और लोंग तलाई जिला है। इन सभी जिलों में इसके जो प्रजातियां हैं वो पाई गई हैं। ठीक है। आइए मिजोरम के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। तो देखो, मिजोरम हमारा जो उत्तरी पूर्वी हिस्सा है वहां पर देखने को मिलेगा। हमारा मतलब हमारे भारत का। मिजोरम दो शब्दों से मिला है, मिजो प्लस राम से। मिजो यहाँ के मूल निवासी हैं। और साथ में ही इसकी स्थापना के बारे में बात करूं तो इसकी स्थापना हुई थी 20 फरवरी को 1987 में। राजधानी आइजोल है। मुख्यमंत्री यहाँ पे जोरम थांगा है। कौन है? जोरम थांगा। ठीक है। देखिए, नेक्स्ट जो न्यूज़ है हमारे पास असम से है। असम के मुख्यमंत्री कौन है? तो हिमंत बिस्वा शर्मा है। इन्होंने ऐसा संकेत दिया है कि 2023 का जब लास्ट होगा, तो 2023 के लास्ट में जब इस साल समाप्त होगा तब असम से जो एस्पा है उसको हटा दिया जाएगा। और इस तरीके के संकेत दिए गए हैं। और ये बोला गया है कि जो मानवाधिकार संगठन है वो बार बार सरकार को ये बोल रहे हैं कि आसाम में मानवाधिकार अधिकारों का हनन हो रहा है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट का एम है कि द गवर्नमेंट एम्स टू एड्रेस कंसर्न ऑफ ह्यूमन राइट्स वायलेशन एंड प्रमोट अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, है ना। साथ में जो मानवाधिकार संगठन है उन्होंने ये बोला है कि जो सशस्त्र बल हैं उनके द्वारा उनको व्यापक अधिकार दिए गए हैं, यानी उनको बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं, जिसकी वजह से हत्याएं हो रही हैं, जो अनवांटेड लोगों को परेशान किया जा रहा है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ही हिमंत बिस्वा शर्मा ने ऐसे संकेत दिए हैं कि 2023 का जब लास्ट होगा तो हम आसाम से जो एस्पा है उसको हटा देंगे। देखिए, एस्पा क्या है इसको थोड़ा समझते हैं। जैसा कि आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट है ये, मतलब एक तरीके से सशस्त्र बलों के लिए विशेष अधिकार अधिनियम के तहत कुछ अधिकार हैं जो सशस्त्र बलों को दिए गए हैं। क्यों दिए गए हैं? इसलिए दिए गए हैं कि अगर उस पर्टिकुलर एरिया में कोई उग्रवाद हो या आंतरिक कोई गड़बड़ी हो तो उस अवसर पर वो बेझिझक बिना वारंट के तलाशी ले सकते हैं, गिरफ्तारी कर सकते हैं और साथ में ही अगर उनको किसी बात का संदेह हो तो गोली भी मार सकते हैं, है ना। तो सिर्फ संदेह पर गोली मारने की वजह से जो मानवाधिकार संगठन है वो बार बार इस कानून का विरोध कर रहे थे। ठीक है। जिसकी वजह से ही जो हिमंत बिस्वा शर्मा है उन्होंने ऐसे संकेत दिए हैं कि 2023 का जब लास्ट होगा तो हटा दिया जाएगा एस्पा जो कानून है उसको। ठीक है। तो और साथ में ही जो जो सशस्त्र बल हैं उनको कानूनी रूप से बहुत ज्यादा अधिकार दिया गया है, उनके संरक्षण के लिए बहुत ज्यादा अधिकार दिया गया है। ठीक है। जो कहीं ना कहीं मानवाधिकारों के उल्लंघन के लिए जिम्मेदार हो जाता है। तो ऐसी स्थिति को ध्यान में रखते हुए ही एस्पा को हटाने की बात की जा रही है आसाम से। देखो, जो एस्पा है उसका लक्ष्य ही यही है कि जो आंतरिक हमारा जो क्षेत्र है हमारे देश का, अगर वहां पर कुछ गड़बड़ी होती है तो उसके लिए जो सशस्त्र बल हैं उनको पूरी तरीके से आजादी दी जाए कि वो उस पर्टिकुलर एरिया में ज्यादा से ज्यादा शांति को कायम रख सके इस कानून के तहत।
अगर हम इसके हिस्ट्री के बारे में बात करें तो सबसे पहले इसको लागू किया गया था नागालैंड में, क्योंकि नागालैंड में 1958 में विद्रोह हुआ था, नागा विद्रोह के रूप में जिसको हम जानते हैं। धीरे धीरे ये विद्रोह भारत के अन्य हिस्सों में भी, यानी जो लगभग पूर्वोत्तर जो हिस्से थे भारत के, वहां पर फैलने लगे थे। और उसके बाद से मणिपुर, आसाम, अरुणाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में इसको लगाया गया था और जम्मू और कश्मीर में इसको लागू किया गया था। कुछ क्षेत्रों में, सारे क्षेत्रों में नहीं, कुछ कुछ क्षेत्रों में इसको लागू किया गया था। इसके बाद 2020 में जम्मू और कश्मीर से इसको हटा लिया गया था और अभी इसको जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के तहत इसको लागू किया जाता है। हर पूरे स्टेट के बारे में बात नहीं हो रही है यहाँ पर, स्टेट के कुछ हिस्सों में इसको लगाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट जो बात करेंगे वो मध्य प्रदेश की जो गवर्नमेंट है उसने कुछ डिसीजन लिया है, उस डिसीजन के बारे में हम बात कर रहे हैं। जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान जी, उन्होंने बोला है कि जो 6000 अवैध कॉलोनी है, मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट उसको वैध करेगी, यानी उसको लीगलाइज करेगी, है ना। और वहां पर पंचायतों का निर्माण किया जाएगा, सड़क, बिजली, पानी और जल निकासी के लिए जो भी बुनियादी सुविधाएं हैं वो वहां पर प्रदान किया जाएगा, जिससे कि जो शहरी क्षेत्र में जो गरीब हैं, मजदूर हैं, उनकी जो स्थिति है वो सुधर सके। और इसके अलावा 5 रुपए का भोजन भी, यानी 5 रुपए में भोजन की व्यवस्था भी कराई जा रही है मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, मध्य प्रदेश के बारे में बात करें तो जैसा कि आप देख रहे हैं, बिल्कुल भारत का मैप देखते हुए आपके दिमाग में आ रहा है कि बिल्कुल मिडिल में मध्य प्रदेश है, इसीलिए इसका नाम मध्य प्रदेश रखा गया है। भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा राज्य है, फर्स्ट नंबर पे राजस्थान आता है। और अगर हम वन के क्षेत्र के परसेंटेज के बारे में बात करें तो इसका जो क्षेत्रफल है, वनों का जो क्षेत्रफल यहाँ पर पाया जाता है वो 25.14% पाया जाता है। ठीक है, और 2021 की जो रिपोर्ट आई थी, भारतीय वन स्थिति की जो रिपोर्ट आई थी, उसमें ये बोला गया था कि सबसे ज्यादा वन कहाँ पर पाए जाते हैं, तो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। मुख्यमंत्री जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि शिवराज सिंह चौहान है और राजधानी यहाँ पर क्या है, तो भोपाल है। ठीक है, ये जो न्यूज है वो आयरलैंड से रिलेटेड न्यूज है। आयरलैंड के हेल्थ मिनिस्टर हैं स्टीफन डोनेली। उन्होंने शराब पीने की वजह से जो स्वास्थ्य जोखिम है ना, उसके प्रति लोगों में अवेयरनेस पैदा करने के लिए कुछ नियम बनाए हैं और उन नियमों पर हस्ताक्षर भी करे हैं। अब इसके तहत क्या किया जाएगा, इसके तहत लोगों को जागरूक किया जाएगा कि अगर आप शराब का सेवन करते हैं तो उससे आपके स्वास्थ्य पर क्या हानि हो सकता है। और इसके अलावा जो शराब की बोतल है, केन है, उस पर उससे रिलेटेड जो हार्मफुल डिजीज हो सकती है या हेल्थ से रिलेटेड परेशानियां आ सकती हैं वो भी मेंशन की जाएंगी, जिससे कि हम आयरलैंड में ही देखा जा रहा था कि जो युवा थे, कम उम्र के जो युवा थे, उनको शराब की लत लग रही थी। इस बात को ध्यान में रखते हुए ऐसा किया गया है। और इसके अलावा शराब से हृदय संबंधी समस्याएं हो सकती हैं, कैंसर हो सकता है, लीवर की प्रॉब्लम हो सकती है, और जो मेंटल हमारा जो हेल्थ है वो भी खराब हो सकता है। तो इन सब खतरों को ध्यान में रखते हुए ही जनता को अवेयर करने के उद्देश्य से स्वास्थ्य मंत्री स्टीफन डोनेली ने कुछ नए नियमों पर हस्ताक्षर करे हैं। क्लियर? This innovation step aims to raise awareness about the potential health risk associated with alcohol consumption. Okay. देखिए आयरलैंड का मैप जैसा कि आप देख रहे हैं, तो यूरोप के मैप में पश्चिम वाले एरिया में आपको आयरलैंड देखने को मिल जाएगा, जिसकी जो सीमाएं हैं वो ग्रेट ब्रिटेन से मिलती है। ठीक है, अच्छा यहाँ की राजधानी क्या है, तो राजधानी यहाँ की डबलिन है, मुद्रा यहाँ पर यूरो चलती है और यहाँ के राष्ट्रपति माइकल डी हिंगिस है। यहाँ की जो संसद है उसको ओई रेजटास कहते हैं, जो निचली सदन है उसको डेल कहते हैं और जो ऊपरी सदन है उसको सिनाद इरिनेन कहा जाता है। क्लियर? देखिए भारत और बांग्लादेश, इन्होंने 2022 में दोनों देशों की बैठकें हुई थी और उन्होंने आपस में रेल नेटवर्किंग को बढ़ाने के ऊपर बात करा था, जिससे कि जो यातायात के साथ साथ में जो व्यापार है और माल की जो ढुलाई है उसको भी आसानी से जो है एक देश से दूसरे देश में पहुंचाया जा सके इन दोनों देशों के बीच में। ठीक है, तो इसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो 23 मई को भारत ने बांग्लादेश के साथ रेलवे क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाते हुए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है और ये बोला है कि बांग्लादेश को 20 ब्रॉड गेज लोकोमोटिव सौंपेगा भारत, यानी 20 ब्रॉड गेज लोकोमोटिव सौंपेगा।
कौन सौंपेगा? भारत सौंपेगा। देखो ब्रॉड गेज का मतलब क्या है? ब्रॉड मतलब बड़ी लाइन होगी दोनों देशों के बीच में, ठीक है ना, इसके बारे में बात किया जा रहा है। इसका उद्देश्य ही ये है कि जो माल की ढुलाई है और जो यात्रा है उसको सही तरीके से आसानी से दोनों देशों के बीच में किया जा सके। और इसके लिए किसने घोषणा करी है? तो जैसा कि हम सबको अच्छे से पता है कि हमारे देश के जो रेल मंत्री हैं अश्वनी वैष्णव जी, उनके द्वारा, और साथ में ही बांग्लादेश के जो रेल मंत्री हैं नूरुल इस्लाम सुजान, इन्होंने एक कॉन्फ्रेंस के जरिए, एक सम्मेलन के जरिए इस बात की पुष्टि करी है। वर्तमान में भारत और बांग्लादेश के बीच में अगर बात करें तो 9 इंटरचेंज हैं, जिसमें से 5 पहले से ही चालू हैं और 2 जो है बन रही हैं, यानी और बनने वाले हैं, ठीक है। Currently, there are 9 interchanges between India and Bangladesh, of which 5 are already operational and 2 are under construction. Okay. पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश, बांग्लादेश का पूरा नाम क्या है? तो पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश। आप मैप में देख सकते हैं, भारत के पूर्वी हिस्से में बांग्लादेश आपको देखने को मिल जाएगी। मुद्रा यहाँ पर टका है, राजधानी यहाँ की ढाका है, प्रधानमंत्री शेख हसीना वाजेद हैं, और यहाँ पर जो राष्ट्रपति हैं वो कौन है? तो मोहम्मद शहाबुद्दीन है। क्लियर? देखो हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, वो और ऑस्ट्रेलिया के जो प्रधानमंत्री हैं एंथनी अल्बनीज, इनके बीच में एक एमओयू पर हस्ताक्षर हुआ है सिडनी में। हस्ताक्षर इसलिए हुआ है, एमओयू किस बात के लिए हुआ है तो देख लेते हैं। ट्रेडिंग के लिए हुआ है, व्यापार के लिए हुआ है, और डिजिटली और नए इनोवेशन के लिए, नए विचारों को आगे बढ़ाने के लिए दोनों देशों को एक साथ मिलकर काम करने के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर हुआ है। और इसके अलावा भारत ने ये बोला है कि भारत के कर्नाटका के बेंगलुरु में ऑस्ट्रेलियाई महावाणिज्य दूतावास का निर्माण किया जाएगा। और साथ साथ में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ल्ड विश्व कप के लिए, क्रिकेट विश्व कप के लिए प्रधानमंत्री अल्बनीज को आमंत्रित भी किया है भारत में, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात करेंगे तो जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया को, और ये एक देश है और साथ में ही एक महाद्वीप भी है। और जो कॉन्टिनेंट है उसमें सबसे छोटा कॉन्टिनेंट कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया आपको देखने को मिल जाएगा। इसकी राजधानी कैनबरा है। क्या राजधानी है? कैनबरा है। और यहाँ पर सरकार का जो प्रारूप है वो क्या है? तो सरकार संघीय संसदीय संवैधानिक राजतंत्र है। सम्राट यहाँ पर चार्ल्स तृतीय हैं, गवर्नर जनरल डेविड हर्ले, प्रधानमंत्री एंथोनी अल्बनीज, ठीक है। देखिए, द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ऑर्गेनाइज्ड अ वर्कशॉप इन न्यू दिल्ली टू डिस्कस द इंटीग्रेशन ऑफ 60 स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ऑपरेटिंग इन डिफरेंट स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज, यानी भारत में, पूरे भारत में जितने भी राज्य हैं, जितने भी यूटी हैं, उसमें अगर देखा जाए तो 60 बोर्ड हैं जो ऑपरेट करते हैं एजुकेशन को, है ना। तो इन सबको किस तरीके से इन्हें इंटीग्रेट किया जा सके, किस तरीके से एकीकृत किया जा सके, इसके ऊपर एक डिस्कशन हुआ है, एक वर्कशॉप हुई है नई दिल्ली में। और साथ में ही राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी एनसीईआरटी के द्वारा एक परख एक घटक है, या परख एक केंद्र के रूप में स्थापित किया जाएगा। परख क्या काम करेगा? ये एक ऐसा सिस्टम होगा या एक ऐसा केंद्र होगा, एक ऐसा सेंटर होगा जो विभिन्न बोर्डों के जो उनका कैरिकुलम जो चल रहा है, ग्रेडिंग सिस्टम जो चल रहा है, या जो उनकी मूल्यांकन पद्धतियां हैं, उनके ऊपर डिस्कस करेगा और उनके लिए नए नियम बनाएगा। और साथ में ही जो भी सर्टिफिकेट, जो भी प्रमाण पत्र बोर्ड दे रहे हैं, उसकी विश्वसनीयता कितनी है, उसकी मान्यता कैसी है, इन सभी बातों की देखरेख करने का काम कौन करेगा? परख करेगा। यानी एक तरीके से मूल्यांकन केंद्र के रूप में काम करेगा। किसके तहत? राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी एनसीईआरटी के तहत, ठीक है। द की कंपोनेंट ऑफ स्कीम इज परख, a national assessment center set up under the National Council of Educational Research and Training, ठीक है। एनसीईआरटी के तहत काम करेगा परख, ओके। परख का फुल फॉर्म देख लेते हैं। तो देखिए परख का फुल फॉर्म क्या है? P फॉर परफॉर्मेंस, A फॉर असेसमेंट, R फॉर रिव्यू, फिर A फॉर एनालिसिस, और फिर K फॉर नॉलेज, और H फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, यानी परफॉर्मेंस, असेसमेंट, रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। यानी परख एक तरीके से एनसीईआरटी के घटक के रूप में काम करेगा, और साथ साथ में ही नेशनल अचीवमेंट सर्वे एनएसए और स्टेट अचीवमेंट सर्वे
जो सर्वे है इसको लर्निंग आउटकम के टेस्ट के रूप में आयोजित भी इसके द्वारा करवाया जाएगा। ठीक है, देखो कल की न्यूज में हमने पापुआ न्यू गिनी के बारे में पढ़ा था और हमने ये भी पढ़ा था कि वहां का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वो हमारे देश के प्रधानमंत्री पीएम मोदी को दिया गया है। साथ में ही 23 मई को यहाँ पर भारत प्रशांत द्वीप सहयोग यानी जिसको हम फिपिक कहते हैं उसका शिखर सम्मेलन हुआ है, जिसका नेतृत्व भारत के प्रधानमंत्री पीएम मोदी और साथ में ही पापुआ न्यू गिनी के पीएम जेम्स मारापे के द्वारा किया गया और 14 देशों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है, 14 देशों ने भाग लिया है। अच्छा, जो विषय थे वो क्या थे देख लेते हैं। तो देखो ये जो 14 देश थे वो मिलकर इन देशों का यानी जो प्रशांत महासागर में द्वीपीय देश हैं इनके विकास के लिए 12 बिंदु यानी 12 पॉइंट डिसाइड किए गए थे और इन बिंदुओं पर चर्चा हुई है इन देशों के साथ मिलकर, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो था वो हेल्थ केयर से रिलेटेड था, नवीकरणीय ऊर्जा से रिलेटेड था और साइबर सुरक्षा को लेकर बातें करी गई हैं। ठीक है, द समिट वॉज लेड बाय पापुआ न्यू गिनी पीएम जेम्स मारापे एंड पीएम मोदी। देखिए पीएम मोदी ने जो 12 सूत्री एक्शन प्लान दिया है वो क्या है, तो 12 सूत्री एक्शन प्लान यहाँ पर लिस्ट आपको दे दी गई है जिसको आप पढ़ सकते हैं। जिसमें जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है, फिजी में 100 बिस्तरों वाला एक अस्पताल बनाया जाएगा, पापुआ न्यू गिनी में एक आईटी और साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण केंद्र बनाया जाएगा और जो पापुआ न्यू गिनी है वहां पर जयपुर फूड कैंप भी बनाया जाएगा, जो एमएसएमईज है उनको बढ़ावा दिया जाएगा, सौर परियोजनाओं के ऊपर बात की गई, समुद्री एम्बुलेंस के ऊपर बात करी गई है, जन औषधि केंद्र बनाए जाएंगे, योग केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इस तरीके का 12 सूत्रीय एक्शन प्लान है जो पीएम मोदी के द्वारा बताया गया था इन देशों के विकास के लिए। देखिए प्रशांत द्वीपीय राष्ट्र का मतलब ही होता है कि प्रशांत महासागर में वो देश जो द्वीप के रूप में स्थित हैं उनको प्रशांत द्वीपीय राष्ट्र कहा जाता है या देश कहा जाता है। अगर भारत प्रशांत द्वीपीय समूह सहयोग के बारे में बात करें तो इसको लॉन्च किया गया था 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा और इसमें प्रशांत महासागर के 14 देश शामिल हैं जिनकी लिस्ट यहाँ पर दी गई है जिसको आप पढ़ सकते हैं। देखिए फिपिक का जो फर्स्ट शिखर सम्मेलन था वो फिजी की राजधानी सुवा में आयोजित किया गया था। सेकंड 2015 में जयपुर में आयोजित किया गया था। ठीक है, और उसके बाद 2019 में जो भारत प्रशांत छोटे द्वीप विकासशील राज्य हैं उनके नेताओं की बैठक हुई थी न्यूयॉर्क में। ठीक है, नेक्स्ट जो बात कर रहे हैं एक बिजनेसमैन के बारे में हम बात कर रहे हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट के बारे में बात कर रहे हैं जिनका नाम है करुमुत्तु टी कन्नन। उनका 70 साल की उम्र में निधन हो गया है और ये मदुरई में स्थित त्यागराजर मिल्स लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में काम कर रहे थे। ठीक है, इंडस्ट्रियलिस्ट करुमुत्तु टी कन्नन passed away at the age of 70. ओके, देखो इस सेशन में इतना ही, फिर से कल मुलाकात होगी इसी प्लेटफॉर्म पर नए करंट अफेयर के साथ में, नए जोश के साथ में, नई ऊर्जा के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। बट मेरे चैनल को लाइक करना मत भूलिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, अगर नए हैं तो बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए क्योंकि जो भी देश दुनिया की खबर होती है मेरी कोशिश रहती है कि वो सारी आपके सामने लेकर आई जाए। और जैसा कि आप सबको पता ही है कि टेलीग्राम के लिंक पर हमारा कंटेंट और मटेरियल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, तो वहां जाकर आप पढ़ सकते हैं और अपना जो भी आपको नोट्स प्रिपेयर करना है उसको भी कर सकते हैं। खूब सारी खुशियों के साथ जीवन को जीना है तो पॉजिटिव रहिए, मेहनत करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। बाय बाय।